Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Mark Tutorial. As you know, we are running a crash course for the upcoming Indian CDS examination of English. आज हम लोग प्रोनाउंस करने वाले हैं, कोशिश करेंगे आज ही के लेक्चर में प्रोनाउंस पूरा निपटा दें. नहीं हो पाएगा तो दो लेक्चर्स में हम लोग एक्सटेंड करेंगे इसको, प्रोनाउंस पार्ट 1 और 2. इसमें आधे प्रोनाउंस हम लोग आज करेंगे, आधे कल करेंगे, और कोशिश करेंगे आज ही हो जाए. प्रोनाउंस, सबसे पहले तो एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग याद करवाएंगे अपने आप को, क्या होती है प्रोनाउंस की. अभी बताया जो आपने मुझे. टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. मेक सेंस? टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है. इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा. कभी आज तक फायदा हुआ है इस बात से? आज भी कभी होगा भी नहीं जीवन में. किस बात से फायदा होगा मैं बताता हूं. नाउन और प्रोनाउन एक जैसे काम करते हैं. अगर बेसिकली नाउन का जगह ले रहा है प्रोनाउन, इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस में, मेन हमारा क्या है? सेंटेंस है ना. सेंटेंस समझ में आने लग गए, सबको समझ में आने लग जाएगा, जीवन सुधर जाएगा हमारा. एक बार सेंटेंस बनाने आ गए, समझ में आने लग गए, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए. वही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल, कैसे नाचते हैं वो एक दूसरे के साथ, ताकि सेंटेंस का एक पूरा नृत्य आपके सामने प्रेजेंट हो सके. नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन एक ही होता है सेंटेंस में. अब मैंने आपको ये फंक्शन ऑलरेडी बताए हुए हैं, इस तरह से भी बताए हुए हैं कि नाउन और प्रोनाउन के क्या फंक्शंस हैं, और साथ में इनडायरेक्टली भी बहुत बार बता रखे हैं. देखिए, अगर किसी को याद है एक भी फंक्शन नाउन प्रोनाउन का, कि नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम करते हैं, सबसे पहले क्या बनते हैं वो? वेरी गुड. कैन यू स्नैप्स फॉर राम? सब्जेक्ट. किसका सब्जेक्ट बनते हैं? किसी भी वर्ब का नहीं बेटा, नो, फाइनाइट वर्ब. ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपने बोला है ना, ये दोनों फाइनाइट वर्ब के प्रकार हैं. फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं. वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. फाइनाइट वो होते हैं जिनके सब्जेक्ट होते हैं, नॉन फाइनाइट वो जिनके सब्जेक्ट नहीं होते. जो पार्टिसिपल्स, जेरंड्स और इन्फिनिटिव्स हैं, जो अपने आप में एडजेक्टिव या नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, वर्ब की तरह एक्ट ही नहीं कर रहे, तो वो सब्जेक्ट्स लेते ही नहीं है, क्योंकि वो मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में. जब वर्ब्स एडवांस करेंगे तो ये बात और समझ में आएगी हमें. अभी क्या समझने वाली बात है कि नाउन प्रोनाउन का बेसिक फंक्शन क्या है. सबसे पहले सब्जेक्ट बनते हैं वो किसी फाइनाइट वर्ब के. समझ गए? जब सब्जेक्ट बना हुआ है प्रोनाउन, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस. क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होने वाला. अच्छा बताओ, आई और मी में से सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होने वाला कौन सा प्रोनाउन है? आई. मी नहीं. मी लव्स क्रिकेट नहीं, कैसे? आई लव क्रिकेट बोलेंगे ना, मी लव नहीं. आई नॉमिनेटिव केस है. मी क्या, मी किस प्रकार यूज हो रहा है अब? ऑब्जेक्ट. किसका ऑब्जेक्ट? नहीं, आई का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? शी लव्स मी, यहां पे मी किसका ऑब्जेक्ट है? लव्स का. तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिट, ये दूसरा. पहला क्या था? सब्जेक्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब. दूसरा फंक्शन क्या है उसका? ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब. अब ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब की जगह वो एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है. इसका देखो, शी लव्स मी, यहां पे मी ऑब्जेक्ट है लव्स का. शी गेव हर चॉकलेट टू, यहां मी किसका ऑब्जेक्ट है? टू का. यू सी दैट? यू सी दैट प्रेपोजिशन का? यस. द कैट जम्प्ड ओवर मी, ओवर का ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है. दो चीजों का ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. एक किसका होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का, और दूसरा किसका? प्रेपोजिशन का. और वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट केस. ऑब्जेक्ट केस क्या कहते हैं? जैसे नॉमिनेटिव केस कह रहे थे सब्जेक्ट वाले को, ऑब्जेक्ट वाले को कहते हैं एक्यूजेटिव केस. क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस. एक केस इनमें और अलग होता है, ये पोजेसिव वाला. पर्सनल में ही आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन में, जिसको हम लोग कहते हैं जेनिटिव केस. जेनिटिव पोजेशन बताता है. मेरा, मैं, मुझे, मेरा. मैं नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है, मैं प्यार करता हूं. लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझसे ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेटिव केस. लोग मेरे सोच विचार शब्दों से प्यार करते हैं,
तो मेरे जो है वहां पे वो जेनिटिव केस है कि मेरा कुछ है। अभी आगे हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में। पहले ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि प्रोनाउन और नाउन जो है यूज किस किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले वो एक सब्जेक्ट हो सकता है किसी फाइनाइट वर्ब का, ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी ट्रांजिटिव वर्ब का और किसी प्रेपोजिशन का। मेनली यही आपके मतलब का है। इसके अतिरिक्त नाउन एक और चीज हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, पर वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। प्रोनाउन हो सकता है वो भी, चलो लिख दो उसको कॉम्प्लीमेंट। और जब कॉम्प्लीमेंट होगा प्रोनाउन तो वो एक्यूजेटिव केस का होगा, नॉमिनेटिव केस का होगा, ना कि एक्यूजेटिव केस का होगा। ये बात आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगना शुरू हो जाएगी जब तक ये एग्जांपल्स के रूप में आप नहीं देखोगे। एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखा देता हूं समझाने के लिए। मैंने शी लव्स मी तो बोला है ना, इट कोई डॉग के लिए बोल रहा हूं मैं, वो भी बोलूंगा इट लव्स मी। बट अगर मैं बोलूंगा नॉक नॉक किया मैंने, आपने पूछा हु इज इट, आपने क्या पूछा हु इज इट, मैं बोलूंगा इट इज, नहीं, यू डिड नॉट आस्क whom, यू आस्क्ड who। who का आंसर होता है इज ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। इस तरह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है जो एक्शन को ट्रांजिट कर रहा है। ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये आगे अपने ऑब्जेक्ट नहीं लेता, कॉम्प्लीमेंट लेता है। और जब ये कॉम्प्लीमेंट लेगा तो ये नॉमिनेटिव केस में लेगा, ना कि एक्यूजेटिव केस में। इट इज आई अनमोल, इट इज मी नहीं। सुना होगा आपने बचपन से इट इज मी बोलते हुए लोगों को, गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है। यू गेट इट, इट इज आई। आज का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन भी है इस बारे में, कल हम जब डिस्कस करेंगे तो उसको क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कैसे ये चीज एप्लीकेबल है। इसको याद रखना, इट इज आई वाले को, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोनाउंस में। हमने देख लिया वो सब्जेक्ट हो सकता है, हमने देख लिया वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है और एक प्रेपोजिशन का होता है। उसके अलावा वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है किसी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का। वो आपको याद है मैंने इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या आता है, वर्ब आता है। अगर यह वर्ब अपने आप में प्रेडिकेट की तरह पूरा है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई के आगे मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूं, ये सेंटेंस पूरा है कि चिड़िया उड़ती हैं, खत्म बात। पर अगर मैं बोलूं शी सीम्स, कि वह प्रतीत होती है, तो ये अपने आप में पूरा नहीं है। या मुझे आगे बताना पड़ेगा कि वो क्या प्रतीत होती है, वरना पर्याप्त नहीं है। मैं सिर्फ इतना नहीं बोल सकता कि वह प्रतीत होती है, भाई क्या प्रतीत होती है। तो शी सीम्स टायर्ड, शी सीम्स ब्यूटीफुल, शी सीम्स इंटरेस्टेड। ये सारी चीजें जो यहाँ पे आई हैं सीम्स के बाद, जिसके बिना सीम्स अधूरा था, पर ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको उसका कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और सीम्स को हम लोग एक इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, क्योंकि वो प्रेडिकेट के रूप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए बस वो वर्ब है ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं है ये, सुनने में लग सकता है, पर आप खुद सोचो, अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आ गया कि हाँ सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, वर्ब अगर प्रेडिकेट के रूप में इनकम्प्लीट है तो वो वर्ब किसका है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का। बस खत्म बात। प्रेडिकेशन कहां से वर्ड आया, प्रेडिकेट से, कि प्रेडिकेट के रूप में कंप्लीट नहीं है। प्रेडिकेट के रूप में कंप्लीट नहीं है, इसी को हमने पलट के बोल दिया, इट इज अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। दैट इज ऑल वी सेड। भाई यही बोला है हमने उसी को, कि द वर्ब इज इनकम्प्लीट एज अ प्रेडिकेट, दैट मींस द वर्ब इज ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब कोई भी वर्ब जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का होगा उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और उस कॉम्प्लीमेंट में मैंने अभी आपको बताया उसमें नॉमिनेटिव केस लगेगा। इट इज आई बोलेंगे, इट इज मी नहीं बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में लगता है ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक एपोजिशन और होता है, एपोजिशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। कभी आएगा तो मैं बता दूंगा, याद दिला दूंगा कि देखो ये फिफ्थ वाला है एपोजिशन। एपोजिशन मतलब साथ में, जैसे आई अनमोल हैज कम, आई अनमोल हैज कम, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये साथ में रखे हुए हैं, इसको कहते हैं साथ में रखा हुआ एपोजिशन। एप मींस एडिशन, इट्स लाइक ग्रीक। वो आप अपना एटिमोलॉजी वाला शीट जब देखोगे तो उसमें दिखेगा, नहीं भी देखोगे इट डजंट रियली मैटर। एपोजिशन मतलब साथ में रखा हुआ, तो इसका कोई अलग मतलब नहीं है। आई और अनमोल आर द सेम पीपल, इट इज जस्ट इन एपोजिशन टू ईच अदर, दैट इट इज नॉट मॉडिफाइंग ईच अदर, इट इज डूइंग नथिंग। ना ही ये नया सब्जेक्ट है, ना ही मॉडिफाई कर रहा है, सिर्फ एक दूसरे के साथ में रखा हुआ है, और दोनों एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं, सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज किया गया है, एपोजिशन में यूज होता है। हमारे लिए मेन क्या है जानना, सब्जेक्ट के रूप में उपयोग, ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग, ट्रांजिटिव वर्ब के, प्रेपोजिशन के, और साथ में कॉम्प्लीमेंट के रूप में उपयोग। ये चार उपयोग जो इसके हैं ये हमें समझने हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों के। आज प्रोनाउन के समझेंगे, अब पर्सनल प्रोनाउन से हम लोग शुरू करेंगे आज, ठीक है। क्या है पर्सनल प्रोनाउन, देखो
पर्सनल प्रोनाउंस तीन तरह के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी और अस, सिंगुलर में आई और मी, प्लूरल में वी और अस। ये हमें डिफरेंस पता है सिंगुलर प्लूरल का है। ये डिफरेंस है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में यूज होगा तो आई, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो मी, प्रेपोजिशन के बाद यूज होगा तो मी। अगर सब्जेक्ट बना है किसी वर्ब का, फाइनाइट वर्ब का, तो आई। भाई प्लूरल में वी, ऑब्जेक्ट होगा तो अस। भाई सिंगुलर, अच्छा सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन सेम ही रहता है, देख रहे हो। यू 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 यू, यू लव यू एवरीथिंग। ही बट हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का क्या बन जाता है, देम। अब हम पोजेसिव की बात करेंगे। पोजेसिव क्या है, देखो पोजेसिव है कि मेरा, दिस इज माइन। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही बन सकते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट, समटाइम्स दे कैन बी सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल व्हेन यू ऑलरेडी सेड दैट योर हाउस इज ब्यूटीफुल एंड आई से बट योर्स इज मोर ब्यूटीफुल, तो वहां पे सब्जेक्ट क्या है, योर्स, और उसका मतलब क्या है, योर हाउस। डू यू सी दैट? क्योंकि मैंने पहले बोला हुआ है हाउस, इसलिए मैं योर्स यूज कर पाया। नए सेंटेंस में आप उसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नए सेंटेंस में अगर मैंने एकदम से ऐसे शुरू किया कि आपका ज्यादा अच्छा है, भाई क्या, डू यू गेट इट? डू यू गेट इट? पहले से अगर आपने बोला कि आपका प्रेजेंस अच्छा है और मैं बोलूं नहीं आपका ज्यादा अच्छा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मतलब वो प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, जो पहले बता चुके हैं। मेक सेंस? इसीलिए ये सब्जेक्ट तभी बन सकता है जब पहले से मेंशन्ड हो उसका। नए सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता, अन्यथा सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा। यस, माई हाउस इज 4 times as big as yours। yours लगेगा प्रोनाउन के रूप में। अब यही पोजेसिव में एडजेक्टिव्स भी आते हैं। अच्छा, प्रोनाउंस में एक चीज समझने वाली बात है, एक और चीज, कि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी उसी प्रकार, जैसे रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक अगर प्रोनाउन है तो एम्फैटिक एडजेक्टिव्स भी होते हैं, पर अलग होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है तो वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। वो प्रोनाउन तब होंगे जब किसी नाउन के साथ अटैच्ड नहीं होंगे, अकेले खड़े होंगे। एडजेक्टिव तब होंगे जब किसी नाउन के साथ अटैच्ड होंगे। अभी देखना, 2 एग्जांपल में आपको देखता हूं, देखिए कौन बता पाता है। दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स। मुझे हाथ उठा के बताओ, दिस जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, या तो प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ये बताओ प्रोनाउन पहले वाले में है कि दूसरे वाले में है? दिस जो प्रोनाउन है वो पहले वाले में प्रोनाउन है कि दूसरे वाले में प्रोनाउन है? पहले वाले में कह रहे हो आप, उंगली पे दिखाओ मेरे को, कौन से वाले पे आपको लगता है, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे? पहले वाले पे, पहले वाले पे, पहले वाले पे, पहले वाले पे। एनीवन एल्स? पहले कोई जो कह रहा है कि दूसरे वाले में प्रोनाउन है। आप कह रहे हैं दूसरे वाले में प्रोनाउन है, क्यों बेटा? मेन वर्ब क्या है यहां पे? इज। यहां इज का सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट योर है। इसका सब्जेक्ट क्या है? तो दिस मतलब सब्जेक्ट है यहां पे। और अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट होना नाउन या प्रोनाउन का ही फंक्शन होता है। देखा अभी? यहां पे इज का सब्जेक्ट क्या है? बुक। और बुक को मॉडिफाई कर रहा है क्या? इसका मतलब दिस क्या है यहां पे? उसी प्रकार यहां पे योर पोजेसिव एडजेक्टिव है और यहां योर्स पोजेसिव प्रोनाउन। डू यू गेट इट? रेज योर हैंड इफ यू गॉट दिस। Alright. Let's see. तो ये है माइन, आस, योर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इट्स होता नहीं है पोजेसिव प्रोनाउन में, पोजेसिव एडजेक्टिव में होता है इट्स। द डॉग कैन वैग इट्स टेल, दैट इज करेक्ट। यू कैन यूज इट्स एज एन एडजेक्टिव बट यू कैन नॉट यूज इट्स एज अ प्रोनाउन। और फिर रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव भी सारे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स नहीं बन सकते। अभी हम लोग जब करें, डोंट वेयर अ कैप इनसाइड बेटा। अभी हम लोग जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो समझेंगे कौन से प्रकार के प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं और कौन से प्रकार के प्रोनाउन सब्जेक्ट्स नहीं बन सकते। अभी तक हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस है, ये बन सकता है। पोजेसिव केस कभी कभी सब्जेक्ट बन सकता है जब पहले से मेंशन्ड हो। नए सेंटेंस में आप इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते, अदरवाइज इट विल बी अ मैटर ऑफ एम्बिग्विटी। वी डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इट विल बी वेग। एम्बिग्विटी वैसे इज यूज्ड फॉर ओनली 2। अब देखो यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव केस मैंने आपको याद दिलाया था, सब्जेक्ट के स्थान पे जो यूज होते हैं उनको नॉमिनेटिव बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो यूज होते हैं उनको एक्यूजेटिव बोलते हैं, और जो पोजेशन के बारे में बताते हैं उनको बोलते हैं जेनेटिव। ये 3 केसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। भाषा जब आप पढ़ोगे ना, लिंग्विस्टिक्स एज अ होल,
तब आप पढ़ोगे कि केसेस सिर्फ 3 नहीं 7 8 10 प्रकार के केसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के केसेस होते हैं. जैसे हिंदी में there's another kind of case as well. I don't remember exactly what the name is. It's been a long time that I haven't studied about it, but I should. I will get back to you the next time. Perhaps I will have that idea. But English has only 3 cases, right? Nominative, accusative and genitive. कोई भी नाउन प्रोनाउन जो है वो या तो नॉमिनेटिव होगा, सब्जेक्ट बना होगा, एक्यूजेटिव होगा, ऑब्जेक्ट बना होगा, या जेनेटिव होगा, पोजेशन बता रहा होगा. अनमोल्स बॉटल, वैसे अनमोल्स जो है जेनेटिव केस में है. My bottle, your bottle, Anmol's bottle. Anmol's is used in the genitive case there. Got it? So noun and pronouns can be used in these 3 cases: nominative, accusative and genitive. अच्छा देखिए, कोई अपना दिमाग लगा के अगर मुझे बता सकता है, नॉमिनेटिव तो हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं, एक्यूजेटिव हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं, जेनेटिव केस जो है वो कहां यूज हो सकता है? सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, दोनों में कि दोनों में नहीं? Exactly. I can say Anmol's bottle is blue. That Anmol's is modifying a subject. Bottle is a subject. This is Anmol's bottle, or I gave Anmol's bottle to Anmol. तो gave का object है Anmol's bottle. There Anmol's is modifying the object bottle and becoming a genitive case in the accusative one. If you want to talk, you can please exit the class. है ना? Next time I see you talking, please don't let me pause myself, man. This is such a disturb. Why are you coming to an extra bloody class to talk? What a stupid decision is that? My lord. All right. Nominative case is used in the subject's place, as we already said, before the verb. The verb is for that subject. Object case or the accusative is used in the object's place, which is after a transitive verb or after a preposition as well. That I've already told you. It is not written here. It's extra for who are attending and watching the video anyway. I teach her, which is the nominative case here. I teach her. Who will tell the nominative case? I is the nominative case, is subject. And what is the accusative case? Her. And what is the verb? Very good. Acha, she is taught by me is the same sentence. What is the subject here? She is the nominative. So her का she बन गया देखो. What is the accusative? Me. ये एक preposition का यहाँ पे इसका object है. Taught by. Yes. I का me बन गया. Make sense? Very good. आप देखो अगर साथ में मेंशन्ड होंगे रूल्स कहां पे आपके एग्जाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का समझना. अगर तीनों मेंशन्ड है या दो उनमें से कोई मेंशन्ड है तो उनका एक ऑर्डर होता है. आप किसी भी ऑर्डर में नहीं बोल सकते. आप ये नहीं बोल सकते आई एंड माय फ्रेंड हैव कम. यू कैन नॉट से आई फर्स्ट. यू हैव टू से माय फ्रेंड एंड आई हैव कम. अगर कोई नेगेटिव चीज के लिए बोलोगे तो आई पहले बोलोगे. गॉट इट? देखो पॉजिटिव चीज के लिए सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. नेगेटिव चीज के लिए फर्स्ट पर्सन को पहले लगा देंगे उठा के, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब उसे याद रखिए कि लीडरशिप क्वालिटी वही दिखाती है कि जब आप जीते तो अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, अपने आप को पीछे रखें. जब आप हारे तो अपने आप को आगे रखें, टीम को पीछे रखें. मेक सेंस? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एंड यू विल ऑब्वियसली मेंशन द सेकंड पर्सन फर्स्ट, बिकॉज़ जो सुन रहा है पहले उसको मेंशन करोगे, फिर किसी और को मेंशन करोगे, है कि नहीं? ऑब्वियसली डिसेंसी अगर आप समझोगे तो देयर यू विल गेट दैट. बट अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है, आपके साथ आपकी टीम है, तो आप उनको पहले मेंशन करोगे, बिकॉज़ नोबडी कम्स बिफोर योर टीम. यू अंडरस्टैंड? आई अगर वी बन गया तो वी विल कम फर्स्ट. यस, वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव कम. ऐसा आवर फ्रेंड्स एंड वी नहीं, वी एंड आवर फ्रेंड्स. माय फ्रेंड एंड आई, वी एंड आवर फ्रेंड्स. वी अगर प्लूरल बन गया देन इट इज योर पीपल. नाउ फर्स्ट थिंग ऑफ लीडरशिप इज टू रिप्रेजेंट योर पीपल, व्हिच लॉर्ड राम आल्सो टीचेस अस. दिस कि as a king I am willing to do whatever it takes to make my public happy. And he sent Sita back to Valmiki and was like, you can't stay here because people are not happy. No? Yes? I don't think that's the truth though. Not written in the Ramayana. This story was written by a British, I think J.C. Nesfield, in the last exile of Sita. It's not written in our scriptures. I don't think it is one of us who said that or wrote that. एक अंग्रेज ने ये कहानी लिखी है बाद की कि राम ने सीता को वापस वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया था. I think J.C. Nesfield wrote it, The Last Exile of Sita. Anywho, and J.C. Nesfield is the person on whose book, A Manual of English, the Renan Martin book, has been made by Renan Martin. The book which UPSC checks, the knowledge from which UPSC checks mostly. जो इंग्लिश भारतीयों को सरकारी सेवा में लग पाने हेतु अंग्रेजी सिखाने का जो जिसको उत्तरदायित्व मिला था,
उन दोनों ने जो बुक बनाई, रेन एंड मार्टिन ने जो बुक बनाई, वो बुक वही हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो मैं सजेस्ट करता हूं आपको, वो बुक ली गई है उस जेसी नेस्फील्ड के बुक से, जिस जेसी नेस्फील्ड ने द लास्ट एग्जाइल ऑफ सीता लिखी है, जिसमें राम ने सीता को वाल्मीकि के आश्रम भेजा था। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव केस देखो बेटा, प्रेपोजिशंस के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, यही कह रहा है। लेट मी डू दिस वर्क, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, एक्यूजेटिव केस यूज होगा। लेट आई नहीं, लेट शी नहीं, लेट हर डू द वर्क। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई इज इनकरेक्ट, बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए, शी एंड आई गलत है, क्या होगा, हर एंड मी। एवरीबडी बट हिम, बट अगेन इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ही लाफ्ड एट मी, laughed at me. Everyone attended the party except him. Got it? अच्छा, as और than से अगर कंपैरिजन हो रहा है उसके बाद नॉमिनेटिव केस आएगा। देखो क्यों, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि is के बाद नॉमिनेटिव केस आएगा। यहां आपको लग सकता है he is as fast as के बाद क्या लगेगा, नहीं, I, क्योंकि अंडरस्टूड है, am बोलना चाह रहे हो आप। he is as fast as I am. Yes, do you understand? Alright, I ran faster than he, और understood क्या है, he does. I run faster than he does. That is what the meaning is. You cannot say him, because who are you comparing him with? You are comparing him with I. I is in the nominative case. Nominative case में है तो nominative case के साथ ही compare होगा, उसको accusative नहीं बना सकते आप। यहाँ पे भी आप I को किससे compare कर रहे हो, he से। देखना एक sentence में लिखूंगा, I love her more than he और him। बताओ, कौन कह रहा है he और कौन कह रहा है him? दोनों सही है, दोनों के मतलब अलग है। I'll tell you how. Look, अगर मैं कह रहा हूं I love her more than he, तो मैं कह रहा हूं I love her more than he loves her। और अगर मैं कह रहा हूं I love her more than him, मतलब I love her more than I love him। ये मतलब है, बस ये डिफरेंस है कि मैं उस लड़की से ज्यादा प्यार करता हूं उस लड़के के मुकाबले। वो हिंदी में भी वही मतलब नहीं, मैं उस लड़के से ज्यादा प्यार करता हूं उस लड़की के मुकाबले, ये मतलब है ना। See if you understand. If you don't understand, please raise your hand. नहीं, देखो, I love her more than he loves her। मैं एक व्यक्ति हूं, वह एक व्यक्ति है, और ये लड़की एक व्यक्ति है, ठीक है। मैं इससे जितना प्यार करता हूं उससे ज्यादा ये करता है। इसका क्या मतलब, I love her more than he loves her। I love her more than I love him, मतलब मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं इससे कम प्यार करता हूं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? यहां पे दोनों को मैं ही प्यार कर रहा हूं, एक को ज्यादा कर रहा हूं, दूसरे को कम कर रहा हूं। यहां दो लोग एक ही व्यक्ति को प्यार कर रहे हैं, मैं ज्यादा कर रहा हूं और वो कम कर रहा है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज द डिफरेंस। कैसे हमने पता लगाया? जब मैंने ही लिखा तो ही को मैंने आई से कंपेयर किया, क्योंकि ये दोनों नॉमिनेटिव केस है। जब मैंने हिम लगाया तो हिम को मैंने हर से कंपेयर किया, क्योंकि ये दोनों एक्यूजेटिव केस है। डू यू गेट इट? डू यू अंडरस्टैंड? I love her more than he, I love her more than him, both of them are correct, both of them mean different things. Fair enough? अब यहां पे भी देखो, I know him as much as, they होगा तो they do, मतलब मैं उसको उतना ही जानता हूं जितना वो उसको जानते हैं। और I know him as much as them, मतलब मैं जितना इनको जानता हूं उतना ही मैं इसको जानता हूं। Do you get it? All right. वही जो मैंने अभी बताया आपको, इट इज, बी का कोई भी फॉर्म, बी के कौन से फॉर्म होते हैं बताना जल्दी जल्दी। इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन एंड बीइंग, ऐसे बोला करो। इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बीइंग। ये एक अकेला मात्र वर्ब बचा है इंग्लिश में जिसके 5 से ज्यादा फॉर्म्स हैं। पहले सारे वर्ब्स के बहुत फॉर्म्स होते थे। बेसिकली हर पर्सन, हर सब्जेक्ट, हर पर्सन, हर नंबर के लिए अलग फॉर्म होता था शायद, जहां तक कि सबके लिए नहीं पर डिफरेंट थे। जैसे आप देखो ना, फर्स्ट पर्सन के लिए आई प्ले लिख रहा हूं तो यू के लिए भी प्ले लिख रहा हूं, वी के लिए भी प्ले लिख रहा हूं, बट बी के लिए नहीं।
बी के लिए सिर्फ, आई के लिए सिर्फ एम है, यू के लिए, वी के लिए आर है, ही के लिए, सी के लिए इज है, तीन अलग अलग है। देख रहे हो, पास्ट में भी दो अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे पास्ट कर दूं प्लेड, तो चाहे यू हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे कुछ हो, सबके लिए प्लेड लगेगा। बट बी का जो फॉर्म है वॉज और वर, इसमें सिंगुलर के साथ तो वॉज लगेगा, बट सेकंड पर्सन और बाकी सब प्लूरल के साथ वर लगेगा। फिर एक थर्ड फॉर्म है बिन, और एक आईएनजी कंटीन्यूअस फॉर्म है, आईएनजी बीइंग, ये इसका एसईएस फॉर्म है। This is the SES form, the third person singular form, which we call, which is used with the third person singular. He, she, it, is, that is, this is, everyone is, each boy is, Ram is. अच्छा यहां देखो, भर के पूरा भरेंगे इसको। It is I who am to blame. I का am होता है, तो that is why am, because who here is relating back to I, who is a relative pronoun. Relative pronoun करेंगे अभी आगे, देखते हैं। यूज ऑफ इट, इट किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, कंट्रीज और बेबीज के लिए भी। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर, बट वहीं इट का प्लूरल दे होता है, श्रीलंका और पाकिस्तान है तो उसके लिए दे यूज किया है। अच्छा, इट कैन ऑल्सो बी लाइक, इट्स कॉल्ड एन एम्प्टी इट, इट्स जस्ट फिलिंग इन फॉर अ सब्जेक्ट, इट डजंट रियली रेफर टू एनीथिंग। लाइक इट इज रेनिंग, तो व्हाट इज इट? यहाँ पे इट क्या है कि इट इज रेनिंग, यू अंडरस्टैंड? मतलब रेन हो रही है, बारिश हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो इट, हमने एक एम्प्टी सब्जेक्ट डाल दिया वहां पे बताने के लिए, इट इज रेनिंग। इट इज 6 o'clock, व्हाट टाइम इज इट? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट टाइम इज इट, व्हाट आई मीन इज व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ, तो राइट नाउ बिकम्स द एडवर्ब, बट इट क्या है ना? You can ask me something, you'll say I have a party tomorrow, so you will ask what time is it, so what time is the party, there it means party, but अभी के लिए अगर मैं पूछूं कि अभी क्या टाइम हो रहा है, what time is it, उसमें it is standing for nothing. Yes, तो वो इट इज 6 o'clock, इट इज विंटर, इट इज मंडे, मतलब हो रहा है, ऐसा मॉर्निंग है, ऐसा कुछ है। इट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। दिस और इट में क्या अंतर है? दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस आप मतलब पॉइंट करके अपने पास वाली चीज किसी को पॉइंट करके कह रहे हो दिस। इट इज जस्ट अ थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, एनीथिंग कुड बी इट। और देखो, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बिफोर अ नाउन, बट हियर दिस इज नॉट अ प्रोनाउन। What is this here? Who will tell me? Adjective. Thank you. Who said that? Raise your hand if you. Very good, yeah. Ram. Can you snatch for Ram? One more. Very good, Ram. It is an adjective. It is modifying book. Raise your hand now if you understand it. It is an adjective. Okay. Okay. ठीक है. So this is used when you are pointing to a person, thing, identity, introduction, proximity. किसी भी noun की तरफ point करके पास के noun की तरफ आप कह सकते हो this. Singular. दूर होगा तो that. Singular. पास होगा तो plural these. और दूर होगा प्लूरल तो those. These are demonstratives. This, that, these, those. एक और होता है such. Such भी यूज किया जाता है. Such things are, ऐसी चीजें. कैसी? Such, ऐसी चीजें. That is also a demonstrative. फिर possessive पे आ गए हम लोग. Possessive में मैंने डिफरेंस आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में. This book is mine. This is my book. This book is ours. This is our book. Yours, your book. His book. Hers, her book. Theirs, their book. हिज नहीं बदलता देखो, और इट्स का प्रोनाउन होता नहीं है. इट्स टेल कह सकते हैं, बट दिस टेल इज इट्स, गलत है. इट्स अपने आप में अलग नहीं रह सकता. कब रह सकता है? जब मैं लिखूं ऐसे, इट्स लिख दूं, यहां पे इट्स का मतलब है इट्स इज, इसके आगे लगा दूंगा मैं रेनिंग, जैसे अभी इट मैंने देखा है कि इट इज रेनिंग, तो इट्स ये मतलब होता है इट इज. वो प्रोनाउन नहीं रहा, वो प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन बन गया है. वो अपने आप में पूरा क्लॉज है. इट्स एक वर्ड अपने आप में पूरा क्लॉज है, वो सब्जेक्ट और वर्ब वाला. उसके आगे फिर आपको खत्म करना पड़ेगा. जो मैंने सीम्स बताया था, शी सीम्स, कंप्लीट नहीं है, इसके आगे कुछ लगाना पड़ेगा. इसको क्या बोला था मैंने, किसी को याद है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट. वेरी गुड, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इज, एम, आर, वाज, वर जो है ना, वो भी मेन वर्ब के रूप में वैसे ही होते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं. आई एम अगर बोलूंगा और फुल स्टॉप लगा दूंगा तो एम का मतलब बदल जाएगा, फिर एम का मतलब हो जाएगा एग्जिस्ट. अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे एम का मतलब अलग है, यहाँ पे दैट टीचर बीइंग अ टीचर इज व्हाट माय क्वालिटी इज. एम यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है. तो एज दिस मीनिंग, एम इज ऑल्सो दैट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड टेक्स कॉम्प्लीमेंट्स आफ्टर इट.
See, subject of a verb possessive can be used as a subject of a verb. कैसे? Yours is a new car. ये एक तरीका है जिसमें आप सब्जेक्ट की तरह उसको यूज कर सकते हो बिना इंट्रोड्यूस किए पहले से, क्योंकि यहां पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि क्या बात कर रहे हैं उसके। तो योर कार इज न्यू कहने की जगह उसने बोल दिया योर्स इज अ न्यू कार, योर्स इज अ बेटर हाउस, यस, योर्स इज अ whatever higher longer leg, I don't know. And hers is acha, it's written hers is a beautiful house, why not? As an object of a verb, obviously verb का object बन ही सकता है और preposition का भी object बन सकता है। यहाँ पे देख लो, yes, has lost my book as well as has lost yours, तो has lost ही verb का object है ये। Do you see that? I prefer your help to her, जहाँ पे इस preposition to का, the house is better than mine, यहाँ preposition than का object। possessive pronoun देखो, your separation, his side, your favor, your mention नहीं बोल सकते आप, आपको बोलना पड़ेगा separation from you। किसी किसी चीजों के साथ, किसी किसी nouns के साथ आप possessive यूज नहीं कर सकते, genitive case यूज नहीं कर सकते। your separation is incorrect, that is the separation from him or from you is very painful for him, or at his side the robber slide, at the sight of him, you can't say I need your favor, you will say I need a favor of or a favor from you। and she did make your mention, नहीं, she did make mention of you, मतलब उसने आपका जिक्र किया। she did make mention of you means उसने आपका जिक्र किया। apostrophe नहीं लगता बेटा, वो its knows, यहाँ पे possessive में देखो apostrophe नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको याद है its का क्या मतलब होता है, it is, जो कि गलत हो जाएगा फिर। अच्छा, I was confident of dash winning the match, कौन बताएगा? my, we'll use a possessive adjective and not a pronoun before gerunds। gerunds noun की तरह act कर रहे हैं तो noun के पीछे adjective लगेगा। my bottle कहते हैं, mine bottle नहीं, yes, my winning the match। यहाँ पे कोई कोई आर्ग्यू करता है ग्रामर में कि मी भी लग सकता है, पर वो यूपीएससी गलत मानती है, तो हम माई से ही खेलेंगे। मी लगेगा अगर तो फिर विनिंग जो है वो जेरंड नहीं पार्टिसिपल बन जाएगा, क्योंकि अब वो इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ द गर्ल विनिंग द मैच, यस, ऑफ द गर्ल्स विनिंग द मैच करोगे तो विनिंग जेरंड है, ऑफ द गर्ल विनिंग द मैच तो विनिंग वहां पे पार्टिसिपल बन जाएगा। लाइक आई मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ her doing well in the examination, again adjective needed not the pronoun। very good। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एक्शन जो वर्ब का है वो सब्जेक्ट की ओर वापस रिफ्लेक्ट करते हैं कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। यस, he loves, what will you put there? he loves himself, she loves, you love, I love, we love। अच्छा, यू में सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ, प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स, एंड दे लव, भाई ये है रिफ्लेक्सिव, यही रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसमें एक जगह रिफ्लेक्सिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगने की वजह से वर्ब का मतलब बदल जाता है। वैसे अक्विटेड का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, पर अगर मैं कहूं दी ऑफिसर्स अक्विटेड देमसेल्व्स तो इसका मतलब उन्होंने बिहेव किया वैसा, उनका बिहेवियर अच्छा था। सो अक्विटेड देमसेल्व्स वेल मतलब उनका बिहेवियर अच्छा, उन्होंने अच्छी तरह अपने आप को संभाला, दे हैंडल्ड देमसेल्व्स वेल। अदरवाइज अक्विटेड का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। द कोर्ट अक्विटेड द डिफेंडेंट आफ्टर नो एविडेंस वाज फाउंड। कोर्ट अक्विटेड द डिफेंडेंट मतलब बाइज्जत बरी किया, बट अक्विटेड देमसेल्व्स बिहेव्ड। रिकंसाइल्ड का मतलब होता है किसी से सुलह करना, बट इफ शी रिकंसाइल्स हरसेल्फ इसका मतलब उसने खुद को समझा लिया, खुद को उसने एडजस्ट कर लिया, समझा लिया, समझाकर चुप करा दिया। स्टूडेंट्स एक्सर्ट, वैसे एक्सर्ट देमसेल्व्स का मतलब होता है मेहनत करना, एक्सर्ट वैसे फोर्स के लिए यूज होता है कि वो एक्सर्ट अ फोर्स मतलब फोर्स अप्लाई करना, एक्सर्ट देमसेल्व्स का मतलब हो गया वो मेहनत कर रहे हैं। यू विल हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, अप्लाई योरसेल्फ मतलब आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसमें जूझना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा, उसमें आपको सीरियसनेस, थोड़ी सीरियसनेस बरतनी पड़ेगी, थोड़ी गंभीरता आपको लानी पड़ेगी। और वैसे अप्लाई करना क्या होता है? अप्लाई करना मतलब कुछ लगाना, जैसे लोशन वोशन अप्लाई और some setting changes you apply, you understand, all these, that is apply। then I pride myself, वैसे pride एक noun है, but if I pride myself that means कि मुझे अपने ऊपर गर्व है, क्या करने के लिए? on being able to work smoothly under pressure too, कि प्रेशर में भी अच्छी तरह काम कर पाने का मेरे को I'm proud of myself that is। and you should avail
योरसेल्फ, अवेल के साथ योरसेल्फ लगता है, अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये जो आपको अवसर मिला है, इसको इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ऑलराइट, अगर इंजॉयड के बाद सीधा नाउन सीधा ऑब्जेक्ट है तो आपको रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है, पर अगर इंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, या ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां देखो क्या है, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? ये एडवर्बियल फ्रेज है, दो वर्ड्स जो मुझे बता रहे हैं कि कब हुई कोई चीज। व्हेन आंसर करता है ना एडवर्ब, तो ये ड्यूरिंग वेकेशन पूरा आंसर कर रहा है व्हेन। ये है एक प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बट काम ये एडवर्ब की तरह कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा themselves, they enjoyed themselves during vacations. Make sense? All right. एब्सेंट के लिए, एब्सेंट अगर एडजेक्टिव की तरह यूज्ड है तो कॉम्प्लीमेंट बन गया इसका। देखो यहाँ पे ये मेन वर्ब है was, और was का ये कॉम्प्लीमेंट है एब्सेंट। he was absent, she is beautiful, he was absent, he absented अगर वर्ब की तरह यूज किया गया एब्सेंट तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है himself। he absented himself मतलब वो नहीं आया, उसने खुद को वंचित रखा उस जगह पे अपनी उपस्थिति देने से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अच्छा, कीप अवे में योरसेल्फ नहीं लगता, वी कांट से यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, इट्स लाइक यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, नहीं, ही हिड इन द रूम, वहां पे हिमसेल्फ नहीं लगेगा। बेद के लिए यस, व्हेन विल वी यूज योरसेल्व्स? ऑल ऑफ यू शुड कीप योरसेल्व्स, ऑल ऑफ यू शुड लव योरसेल्व्स। यू अगर मैंने बोला और चार लोगों को बोला यू शुड लव योरसेल्व्स, एक ही को बोल रहा हूं यू तो यू शुड लव योरसेल्फ। जब प्लूरल है यू सब्जेक्ट तो योरसेल्व्स, सिंगुलर है यू सब्जेक्ट तो योरसेल्फ, ठीक है। और ऐसे आप शुरू नहीं कर सकते माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज माई सेल्फ कैन ओनली बिकम एन ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट बिकम अ सब्जेक्ट। यस इट इज, और प्लस इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, तो पक्का पक्का कि रमेश को मॉडिफाई कर रहा है वो माई सेल्फ रमेश, है ना, कहां से आ गया वो, कुछ भी नहीं है। योरसेल्फ व्हेन ही रीच देयर इन टाइम, नहीं, आपको सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट केस यूज करना है, यू लगाना है, यू, और यहाँ पे आई एम लिखना पड़ेगा, आई एम रमेश। रोहित विल डू दिस वर्क फॉर, हाँ, here I am not the subject, remember myself as a reflexive is reflecting the action of the verb back to the subject। सब्जेक्ट अगर मी होता, आई होता, तो माई सेल्फ लिखूंगा ना, मैं तो रोहित है। फॉर हिमसेल्फ, अगर रोहित अपने लिए काम कर रहा है तो क्या लिखेंगे, रोहित विल डू दिस वर्क फॉर हिमसेल्फ। माई सेल्फ तो लिख ही नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं हूं सब्जेक्ट, है ना, इट विल ओनली रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार होगा वो। एंड आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये सही है, पर यहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो क्वेश्चन उठेगा क्या है, तो ये एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। बीच वाली स्लाइड हटानी चाहिए मेरे को, पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। एनीवे, ये कर लेते हैं एक बार हम। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलियराइज आवरसेल्व्स लगेगा यहाँ पे, ये इसकी दिक्कत है, टू फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद एंड गेट यूज्ड टू द वेज ऑफ द पीपल अमंग हुम वी लिव, मतलब हमें अपने आप को जहां पे भी हम रहते हैं उन लोगों के रीति रिवाजों से अपने आप को अवगत 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 करवा लेना चाहिए। थिंक इट इज अवगत। एनीवे, यूज फॉर एम्फेसिस, एम्फैटिक प्रोनाउन कोई भी नया मीनिंग ऐड नहीं कर रहा। अगर मैंने आपको बोला ही हर्ट हिमसेल्फ, यहां हिमसेल्फ की जगह मैं कोई और नाउन लगा सकता हूं, जैसे द डॉग, ही हर्ट द डॉग, चलेगा? यस चलेगा। इसका मतलब ये नया मीनिंग ऐड कर रहा था, यहां से हिमसेल्फ हटा दूंगा तो सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा सेंटेंस, ये रिफ्लेक्सिव है। पर अगर मैं कह रहा हूं आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, यहां से माई सेल्फ हटा भी दूं, अगर मैं यहां पे डॉग लगा सकता हूं, आई डॉग सॉ हिम डू इट, तो हियर इट इज अ रिफ्लेक्सिव। यहां ये एम्फैटिक, यहां ये एम्फैटिक है, हियर इट इज एन एम्फैटिक नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इट इज जस्ट यूज्ड फॉर एम्फेसिस। एम्फैटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ एम्फेसाइजिंग के लिए, एम्फेसिस के लिए यूज होता है। एम्फेसिस मतलब जोर लगाने के लिए। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, आई सॉ हिम डू इट, मैंने उसे वह करते देखा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद उसे वह करते देखा। जो खुद मैंने ऐड किया है एम्फेसिस के लिए, जोर लगाने के लिए, दैट इज व्हाट माई सेल्फ इज फंक्शनिंग एज इन आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। यहां माई सेल्फ की जगह आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, और यही उसका चेक करने का एक तरीका है, एक तरीका है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से ही डिड द वर्क by himself,
यहां बताओ हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है कि इंफैटिक है? रिफ्लेक्सिव। पर यहां पे कुछ और नहीं लगा सकते आप? बाय द डॉग तो नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। तो फिर कैसे? तो एक चीज है कि बाय हिमसेल्फ की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो कि ही डिड द वर्क विद द डॉग्स हेल्प और बाय द हेल्प ऑफ द डॉग। तो माई हिमसेल्फ की जगह आप लगा सकते हो क्या? द हेल्प ऑफ द डॉग। एक पूरा एक रिप्लेसमेंट आ सकता है उसका। तो यहां पे ये रिफ्लेक्सिव है, एम्फैटिक नहीं है। पर यहां पे आप कहीं पे भी देख लो तो रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता। ही हिमसेल्फ सेड सो, ही द डॉग सेड सो। अगर ही कॉमा द डॉग सेड सो करूंगा तो वो डॉग और ही एपोजिशन में है। हाथ उठाओ अगर आपको एपोजिशन याद है, जब मैंने भी बताया था नाउन और प्रोनाउन के 5 जो यूज होते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट और एक एपोजिशन जो मैंने कहा था, आई अनमोल द टीचर आई एम हियर। रिमेंबर आई सेड साथ में प्लेस्ड होते हैं। एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। ही हिमसेल्फ सेड सो, यहां पे हिमसेल्फ हटा भी दूंगा तो मीनिंग सेम रहेगा। ही सेड सो, हिमसेल्फ इज ओनली फॉर एम्फेसिस, इट्स नॉट एडिंग अ न्यू मीनिंग, thus it is an emphatic pronoun. Demonstrative this that these those, but remember यहां पे ये प्रोनाउन नहीं है, यहां पे ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहा है। यहां प्रोनाउन है क्योंकि यहां पे ये सब्जेक्ट है इसका। यहां प्रोनाउन नहीं है, यहां प्रोनाउन है, यहां प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, पर ये प्रोनाउन नहीं है। क्यों? ये एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है? Is that these those such and the same can also work. The same is true for me. You will say, oh, I'm so tired today, and I will say the same is true not for me, not true for me. The same is not true for me. So the same I am using as a pronoun because I'm using it as a subject now. Demonstrative pronouns का use देखो, this is singular, these is plural, used for nearby things. This is a cat, these are cats. That and those is singular plural for far away things. That is the moon, those are. And to prevent the repetition of a noun we use that of, those of. इसमें इसका भी क्वेश्चन आया था आज जो ग्रामर का क्वेश्चन था उसमें इसका भी एक क्वेश्चन था एरर स्पॉटिंग में। देखो, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। अगर आप, कैसा एरर आया था, दिखा कैसा रहा था? लिखा क्या था? द क्लाइमेट ऑफ पुणे, इस तरह का था, यही नहीं था। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। किसी को भी सुन के लगेगा सही तो है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। हाँ सही बात है, पर गलत है। क्यों? क्योंकि मैं क्लाइमेट पुणे के मुंबई से कंपेयर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पुणे का क्लाइमेट मुंबई शहर से बेहतर है। मेरे को ये कहना चाहिए पुणे का क्लाइमेट मुंबई के क्लाइमेट से बेहतर है। तो वहां मैंने लिख दिया, देखो, दैट ऑफ मुंबई। दैट ऑफ मुंबई मतलब मुंबई के क्लाइमेट से। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, मतलब बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो द क्लाइमेट दोबारा ना बोलना पड़े उसके लिए दैट बोल दिया, क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है। पर वहीं द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई, नहीं, स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई मतलब दिल्ली की सड़कें पूरे की पूरी मुंबई से चौड़ी है। मुंबई जितनी चौड़ी है, दिल्ली की एक सड़क उतनी चौड़ी है। तो ऐसा लग रहा है बच्चे लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि दिल्ली बेहतर है कि मुंबई बेहतर है। तो भाई मेरे पापा ने तो आसमान पेंट कर दिया। उस दिन मैंने देखा सीढ़ी लगा के खड़े हुए थे, वो आसमान पेंट कर रहे थे। तो हैव यू एवर हैड सच फाइट्स? Absolutely illogical fights as a child, lying your heart out to another child who's trying to one up you. मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, अच्छा मेरे पास तो ट्रेन है घर पे। ट्रेन रखी मेरे पास, तुम्हें क्या पता? घर के अंदर से फाड़ के जानी हो नीचे। सबवे सबवे मेरे घर से शुरू है। सबवे, मेट्रो 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 मेरा घर है पूरा। So those of Mumbai, because the streets of Mumbai is what we want to say. We want to compare it to the streets of Mumbai, not to Mumbai as a whole. Mumbai cannot be wider than the streets of Delhi. The streets of Delhi cannot be wider than Mumbai. We use one once to prevent repetition of countable nouns. One or once भी है, देखो, this can also be a pronoun, one and once. Demonstrative में, this is the new version, but that is an old one. Old version नहीं बोला मैंने। और वैसे ही these are new books and those are the old ones, not once. ये वंस जो है जेनेटिव है। ये हमने क्वेश्चंस देखे भी थे कल, वंस वाले अपॉस्ट्रोफी में, रिमेंबर? वेरी गुड। देन देयर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस याद रखिए, इनका मेन फंक्शन ये है कि ये सिंगुलर बना देते हैं सब्जेक्ट को। ईच बॉय बोल रहा हूं तो ईच बॉय इज है। ईच ऑफ यू, ईच ऑफ दीज बुक्स। अच्छा, जब मैं ईच बॉय बोल रहा हूं तो ईच प्रोनाउन नहीं है। क्या है ईच? एडजेक्टिव, because it is modifying boy here.
बट जब मैंने बोला ईच ऑफ दीज बुक्स तो ईच प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ईच अब सब्जेक्ट है और ऑफ जो प्रेपोजिशन है वो दीज बुक्स नाउन का इसके साथ रिलेशनशिप दिखा रहा है। प्रेपोजिशन जब हम करेंगे तो फिर से याद दिलाऊंगा आपको, प्रेपोजिशन के आगे एक नाउन और प्रोनाउन लगता है और प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? उस नाउन प्रोनाउन का रिश्ता दिखाना किसी और वर्ब से, एडजेक्टिव से या दूसरे नाउन प्रोनाउन से। तो यहाँ ये प्रेपोजिशन इस नाउन का रिश्ता दिखा रहा है इस प्रोनाउन से और ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है इस वर्ब का और ईच सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है तो इसलिए ईच ऑफ दीज बुक्स आर नहीं, ईच ऑफ दीज बुक्स इज। एवरी यूज नहीं हो सकता, एवरी प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो सकता, एडजेक्टिव बनता है वो। एवरीबडी एवरीवन हो सकता है पर वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव यही है, ईच, नाइदर, नन एंड आइदर। ईच मतलब प्रत्येक, नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, नन मतलब किसी में से भी एक भी नहीं, आइदर मतलब दोनों में से एक। याद रखिए आइदर नाइदर कैन ओनली बी यूज्ड फॉर टू थिंग्स, नन एंड ईच कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स। उसके लिए फिर हम कहेंगे नन, नन ऑफ यू, आप में से कोई भी नहीं। और ज्यादातर ऑफ यूज होता है, देखो neither of, none of, either of, each of. Each of who? Each of you, each of these, each of them, each of the soldiers. Either used for one of two, दो में से कोई एक, neither कि दोनों में से एक भी नहीं, ना ये ना ये। Either neither use सिर्फ दो चीजों के लिए होता है, याद रखिए। We won't have time today to finish our pronoun session this time around. We'll have to do one more of this, but that will happen on Tuesday. Next, for you, it'll come on Wednesday. That's that for today. I have been Anmol, your guide on the journey to the English Language and Association tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.